सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सागर टीवी एजुकेशन में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और क्लास में। आज है 30 दिसंबर। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 30 दिसंबर का। तो सागर टीवी एजुकेशन से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दिख रहे होंगे, उस पर जुड़ जाइएगा। उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, हमारे थ्रू। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस जो लिंक्स है उनको ध्यान से क्लिक कर लीजिए। आप हमारे तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं आप हमसे जुड़ जाएंगे। अपडेट्स के लिए भी जो ग्रुप्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले जेंडर डाटा हब के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ सहयोग किया है? बताइए, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? I'm giving you 15 seconds for this. ओके, द राइट आंसर इज केरल। देखो, इसका उद्देश्य है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना। केरल में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सॉरी ये जो रियली सॉरी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केरल में जो जेंडर पार्क है, केरल में जेंडर पार्क जो है वो कब से स्थापित हुआ है, किसी को पता है? 2013 में। कब से नहीं, कब? 2013 में स्थापित हुआ जेंडर पार्क। वहां पर ये जो है जेंडर डाटा हब जो है बनाया जाएगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा, केरल में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के साथ सहयोग किया है जेंडर डाटा हब बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं मोदी जी को, उन्होंने क्या किया है? 100 किसान रैली, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल को, रेल नहीं रैली, रैली नहीं रेल, देखो अभी ना वो किसान आंदोलन चल रहा है तो वही मन में है। तो किसान रेल जो है, जो 100वीं किसान रेल है, उसको हरी झंडी दिखा दी है। किसान रेल के 100वें भाग को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना किया गया। तो ये 100 किसान रेल है, कौन सी? 100 नंबर की। थोड़ा और देखते हैं। किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जैसी खराब चीजों को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है। 7 अगस्त को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल शुरू की गई थी, जिसे मुजफ्फर तक बढ़ा दिया गया था। देखो कितना ज्यादा जल्दी हुआ है। 7 अगस्त 2020, है ना, यानी आप मान के चलो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर, तो 5 महीने हुए हैं। और अब कितनी, ये 100 किसान रेल थी, तो 100वीं किसान रेल जो है वो संचालित हो रही है ना। सो जो ये सारी चीजें मैंने बात की, फल, सब्जियां, दूध आदि, तो इनको स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है। बहुत अच्छी सुविधा है ये किसान रेल। ओके, अभी हाल ही में जो 100वीं जो हुई है वो कहां से कहां गई है? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 2020 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के किस संस्करण को आयोजित किया गया है? 8वां, 6वां, 20वां या 21वां? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब आयोजित किया गया है? ऑल राइट, इसका सही आंसर होना चाहिए बी, बिल्कुल सही। ये 6वां जो है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। इसे किसके द्वारा उद्घाटन किया गया इसका? तो याद रखना, पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया। ओके, ये 6वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पीएम मोदी जी, इन्होंने क्या किया है? न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, क्या है? न्यू भूपुर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईडीएफसी के न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन 29 दिसंबर को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसके दौरान जो प्रधानमंत्री प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। तो न्यू भूपुर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया हाल ही में मोदी जी द्वारा 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे, यानी कल ही की बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारत की रैंक क्या है? 11th, इट्स नॉट 11th, इट्स 11th, 20th, 73, 70th और 8th। हाँ, सारे जो है वो गलत लिखे हैं रोमन के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रखना 11, 20, 17 या फिर 8 कौन सी रैंक है भारत की नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में? इसको नेचर रिसर्च इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा ऐसे पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या हुआ है, 2015 से 2019 के डाटा को शामिल किया गया है। तो 4 साल के आंकड़े इसमें लिए हैं और भारत की इसमें जो रैंक आई है वो है 20th, 20वें नंबर पर है भारत नेचर इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रैंक में। ओके, हाँ, अगर बात करें टॉप 3 की तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड है यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक स्लाइड है, उसमें क्या है, म्यांमार नेवी आईएनएस सिंधुवीर को उसने कमीशन कर लिया है। देखो, हमने हाल ही में कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ दिन पहले हमने ये पढ़ा था। तो याद रखना जो म्यांमार नेवी है उसे, देखो ये जो है ये पिछला स्लाइड का है, इसे भूल जाइए। म्यांमार नेवी जो कि भारत ने जो है एक सबमरीन दी थी आईएनएस सिंधुवीर, है ना, ये म्यांमार का और भारत का पहला ऐसा जो है समझौता था। तो म्यांमार नेवी ने फॉर्मली कमीशन कर लिया है इस सबमरीन को, जो आईएनएस सिंधुवीर है उसको अपनी नेवी में शामिल कर लिया है म्यांमार की सेना में, नौसेना ने। ओके, इतना याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। बताइए वर्ष 2022 से आईपीएल में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 8, 10, 12 या 15? ओके, आंसर करो, ऑप्शन में आप आंसर कर सकते हो। 8, 10, 12 या 15 कितनी टीमें हिस्सा लेंगी वर्ष 2022 से आईपीएल में? देखो, हाल ही का जो आईपीएल से अगर कुछ मुख्य आंकड़े जानना है तो जो ऑरेंज कैप मिली है वो है केएल राहुल को मिली। ओके, और पर्पल कैप मिली है कागिसो रबाडा को। ऑलराइट, और जो 2022 वाला आईपीएल होगा, कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा वो। उसमें लेंगी कितनी टीमें हिस्सा? 10। अभी जो अगला संस्करण होने वाला है 2021 का, जो कि 14th है, उसमें 8 टीमें ही हिस्सा लेंगी। लेकिन 2022 का जो आईपीएल है उसमें 15 टीमें, माफ कीजिए 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जो कि 15वां संस्करण होगा। ऑलराइट, तो अभी ये हाल ही की बैठक जो 89th मीटिंग थी बीसीसीआई की, उसमें निर्णय लिया गया है। ओके, ये चर्चा थी कि अगले साल ही ऐसा होगा, लेकिन नहीं, अगले साल नहीं हुआ। इंडिया वियतनाम ने नेवी जो है, इंडिया वियतनाम की नेवी ने उसने पासएक्स 2020 कंडक्ट किया है साउथ चाइना सी में। भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना के अभ्यास पासएक्स को किया। अभी 2 दिवसीय अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा था। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस किल्तान ने अभ्यास में भाग लिया। ओके, तो याद रखना कि जो पासएक्स होता है वो इंडियन वियतनाम के बीच हुआ है, नेवी का एक सैन्य अभ्यास है। आईएनएस किल्तान ने भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस किल्तान ने इसमें भाग लिया। आईएनएस किल्तान जो है वो हो ची मिन सिटी में वियतनाम के ना रोंग पोर्ट तक पहुंच गया, जिससे मिशन सागर थर्ड के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मानवीय सहायता प्राप्त हुई। आईएनएस किल्तान का यह मिशन भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत का हिस्सा है, जो कि महामारी के दौरान मित्रवत विदेशों देशों की सहायता प्रदान करता है। ये जो एक भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR को चल रहा है सभी कंट्रीज के बीच, तो उसमें जो है ये इसका हिस्सा है, ये आईएनएस किल्तान जो ये कर रहा है। ऑलराइट, तो इसे याद रखिएगा। इंडिया और वियतनाम, भारत और वियतनाम के नौसेना के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ साउथ चाइना सी में, जिसका नाम था पासएक्स 2020। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन आएगा। पीएम जय सेहत योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया है? बताइए। पीएम जय सेहत योजना
कहां पर लॉन्च की गई है पीएम जय सेहत योजना? ऑल राइट, द राइट आंसर इज ए, इट्स जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वहां पर पीएम जय सेहत योजना जो है लॉन्च की गई है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब ये। तो जम्मू कश्मीर में जय सेहत योजना आई है, याद रखिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, किस बाघ अभ्यारण्य में, टाइगर रिजर्व में, भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू किया गया है? हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो कहां पर शुरू किया गया? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर कोई नहीं? द राइट आंसर इज बी। हाँ, बांधवगढ़ कहां पर है ये टाइगर रिजर्व, कहां पड़ेगा? उमरिया में, है ना। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में है। हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी वहां पर शुरू की गई है। ओके, बहुत अच्छी एक व्यवस्था शुरू की गई है, बहुत मजा आएगा इसमें। देखो एक नई चीज आई है, आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डेकेड अनाउंस हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छी खबर आई है भारत के लिए, क्योंकि देखो 28 दिसंबर को लॉन्च हुई द डेकेड के आईसीसी अवार्ड। पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पहचानते हैं, मतलब उनके लिए दिए गए हैं 10 वर्षों में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब इसके बारे में बात करूं तो विनर्स की बात करें तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया एमएस धोनी को। देखिए एक मैच हुआ था आई थिंक 2014 और 12, आई एम नॉट श्योर विच सीरीज वाज दैट, बट हम इंग्लैंड गए थे। तो वहां पर इयान बेल एक क्रिकेटर हुए हैं, उन्होंने एक रनआउट के दौरान कुछ अलग से तरीके से, उनको पता नहीं चला था रनआउट हो गए थे, लेकिन एमएस धोनी ने उनको वापस बुलाया था कि नहीं आप वापस खेलिए। उन्होंने बहुत अच्छा खेला भी था, उसके बाद हम पीछे चल रहे थे लेकिन एमएस धोनी ने वापस बुलाया। उसके लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया है एमएस धोनी को, भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान। मेंस अवार्ड की बात करें तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड विराट कोहली को मिला है। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड विराट कोहली। टी20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड मिला है राशिद खान अफगानिस्तान से। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड मिला है स्टीव स्मिथ और एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डेकेड मिला है कायल कोएत्जर। एसोसिएट क्रिकेटर जो होते हैं, मतलब जो एसोसिएट कंट्रीज हैं टॉप 10 के बाहर जो कर रही हैं अच्छा, उसमें स्कॉटलैंड के कायल कोएत्जर को अवार्ड दिया गया एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड, ईयर ऑफ द डेकेड अवार्ड। ओके, सो ये कुछ नाम याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ नाम जैसे कि टीमें बनाई गई हैं, तो टी20 और ओडीआई के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, जबकि टेस्ट के कैप्टन है विराट कोहली। तो भारत का दबदबा इन सारे अवार्ड्स में देखने को मिला है। और एक चीज़ और रखना, वुमेन्स टीम के जो अवार्ड आए हैं वुमेन्स क्रिकेट के, उसमें एलिस पेरी का नाम आपको जगह जगह देखने मिलेगा। एलिस पेरी ये क्या है? ये हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम की एक हरफनमुला खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इसके लेखक का नाम बताना है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी बताओ। अमीश त्रिपाठी, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी या डॉक्टर पीयूष गोयल? देखिए हमने इसके बारे में बात की थी, मैंने बताया था आपको इस बारे में, है ना। क्या था इसका आंसर? कैलाश सत्यार्थी, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता, 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। विदिशा से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। इसका उद्घाटन पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने किया है। चीफ जस्टिस रह चुके दीपक मिश्रा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, है ना। कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं। चलिए अब देखो ये एक थोड़ा सा अलग खबर आया है, यूएस प्लान कर रहा है कि चांद पर उसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है। चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की एक योजना बना रहा है यूएस। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। तो 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना है। 2021 की शुरुआत में अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के साथ मिलकर उद्योग डिजाइन प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है। हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के साथ इसे भी गति मिली है ना। तो 2026 तक का प्लान है कि 2026 तक चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर रिएक्टर इतना धमाका कर पाएगा कि चांद ही उड़ जाए? देखो मुझे लगता है ऐसी कोई मूवी अब बन सकती है, जैसे खबर आई है। निवर्तमान राष्ट्रपति 16 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अंतरिक्ष परमाणु योजना और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है। देखो हाँ, जो बिडेन वो राष्ट्रपति बन जरूर गए हैं, लेकिन अभी उनका कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ है।
है ना, इसे भी आप याद रखना। अभी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपने सारे जो उन्होंने जहाँ जहाँ रायता फैलाया है उसको वो समेटने में लगे हुए हैं। अभी उनकी गतिविधियाँ कुछ ऐसी ही चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में है कि नासा को 2027 तक चंद्र सतह प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह शक्ति परियोजना शुरू करने के लिए उसने कहा, जिसमें 40 किलोवाट बिजली की शक्ति रेंज और उच्चतर निरंतर चंद्र उपस्थिति और मंगल की खोज का। हाँ, तो इसमें आया है, ये याद रखो, जो स्लाइड का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको ऐसा करने के लिए जो है लक्ष्य है कि 40 किलोवाट तक का एक इनको ऐसा बनाना है कि इतनी ऊर्जा प्रदान करे, और ये मार्स को लेकर ऐसी ऊर्जा जो है क्रिएट करना चाहते हैं। मंगल ग्रह के लिए जो रिसर्च चल रही है वहाँ पर वो चांद से जो चांद है उस पर ऐसा कुछ करेंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहते हैं पृथ्वी से ना करके चांद से कर सकते हैं। और हाँ, चांद के बारे में एक जो अपन इतना खोजबीन कर रहे हैं, तो अमेज़न के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस, उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था जब ये बहुत खबर आई थी एलन मस्क की और जेफ बेजोस की। इनका बहुत अलग अलग सपने हैं दोनों की। एक चाहता है कि वो चांद पर पहुंचे, चांद पर लोगों को लेके जाए, और दूसरे का सपना है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कॉलोनी बताना चाहते हैं। इन दोनों के सपने बहुत ही अंतरिक्ष की उड़ान वाले हैं। उनका स्टेटमेंट था कि अगर हिमालय की चोटी पर 1 साल रह के देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो हिमालय की चोटी पर रहना मार्स पर रहने से कहना चाहिए कि स्वर्ग के समान है ना। यानी आप हिमालय की चोटी पर अगर जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हो, तो अगर आप कंपेयर करोगे मंगल ग्रह पर रहने के लिए, तो उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो वो स्वर्ग है। ऐसी कंपैरिजन जो है, ऐसा एक स्टेटमेंट आया था। और आपको देखना हो मार्स के बारे में बहुत अच्छे से, तो मैं कुछ मूवी रिकमेंड करता हूँ। एक मूवी है द मार्शियन, अगर आपने ना देखी हो, बहुत अच्छी मूवी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति चांद पर मार्स पर मिशन करते करते वहाँ पर रुक जाता है, 4 साल रहता है, वो किस तरह से सर्वाइव करता है मंगल ग्रह पर, वो आप उस पर देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है वो। चलिए, तो ये जरूर याद रखना, यूएस प्लान कर रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है, तो इट्स अमेरिका। ओके, चलिए। राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं के नए अध्यक्ष के रूप में भी एक नई नियुक्ति हुई है। कौन है वो? रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, चेतन शर्मा या मदन लाल। पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। आपको बता दूं, इन्होंने हैट्रिक भी ले रखी है। आई थिंक भारत की पहली हैट्रिक इनके नाम ही है। बताइए कौन है वो? जिन्होंने रवि शास्त्री बोला है ना यार, बहुत गलत बात है। वो अभी भारतीय टीम के कोच हैं। क्या कोच सिलेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चेतन शर्मा बिल्कुल सही इसका आंसर है। इन्होंने हैट्रिक लिया है। ये फास्ट बॉलर थे। 1983 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम है उसके ये मेंबर भी थे। ओके, ये दोनों चीज़ें याद रखना। चेतन शर्मा का भी हाल ही में नियुक्ति हुई है पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में, है ना। अब ये चीफ सेलेक्टर हैं। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है। वेटरन डांस हिस्टोरियन सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित हुए नृत्य इतिहासकार आलोचक नाम है जिनका सुनील कोठारी, हाल ही में उनका निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। देखो, नृत्य इतिहासकार, क्या समझ गए ना आप? भारतीय नृत्य रूपों के विषय में 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। हाल ही में इनका निधन हुआ है। याद रखना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नृत्य इतिहासकार रहे हैं सुनील कोठारी जी। ठीक है, पद्मश्री मिला है उनको। डांस क्रिटिक एसोसिएशन न्यूयॉर्क द्वारा भी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो बहुत बड़ी शख्सियत रह चुके हैं ये। ओके, सो याद रखिएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये जो अनुमान होते हैं ना, ये तो अनुमान करके बढ़िया बैठ जाते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं। तो बताइए, जो अनुमान आया है CEBR के अनुसार, वो क्या कह रहा है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा किस वर्ष तक? हाँ, इसका आंसर है 2025। तो आज से 5 साल बाद अगर आप और हम इस दुनिया में रहे, तो इस अनुमान का विश्लेषण कर पाएंगे कि जो CEBR है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उन्होंने सही अनुमान लगाया था कि नहीं। तो 2025 तक वो ऐसा कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। ओके, चलिए, अनुमान तो लगते रहते हैं। फिलहाल हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसे शेयर कर रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना।
अगर मैं अनुमान गलत लगा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे सही कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सागर टीवी एजुकेशन, ये जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने ऊपर लिखा है, इसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्लासेस के बारे में मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास आनी है ना। और हमारी आगे की क्लासेस से जुड़ने के लिए आनंद सर जो पढ़ा रहे हैं 9 to 12 कुछ ट्रिक्स आपके लिए बताते हैं, वो भी देखते रहिए और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक क्लासेस जो है हमारी पहुँचाते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।